सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने त्रिवेद आईएएस में। शुरुआत करते हैं हमारे फ्री मेंटोरशिप से डे 25, जिसके अंतर्गत 9 अगस्त के लिए आपके टारगेट रहेंगे। GS4 एथिक्स में आपको केस स्टडी शुरू करनी है। GS2 में पढ़ना है गरीबी और भूखमरी से संबंधित मुद्दे। देखिए, जो केस स्टडीज़ हैं वो जो अभी तक आपने सिलेबस कवर किया है उसी पे आधारित केस स्टडीज हैं वो सोल्व करने का प्रयास करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि केस स्टडी सोल्व करने के लिए एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूं जिसमें जो टॉपर्स हैं उनका इनपुट भी लिया हो, जिसमें केस स्टडी में हम क्या सीख सकते हैं कि इंट्रो कैसे लिखें। तो सबसे पहले बात आती है इंट्रो, शुरुआत ही कैसे हो उसकी। फिर है कि उसमें जो नैतिक मूल्य से जुड़े मुद्दे कौन से हैं, जो नैतिक दुविधाएं हैं वो क्या होती हैं, जो बॉडी पार्ट में आते हैं। तो बॉडी पार्ट में क्या होता है आपका नैतिक दुविधाएं। नैतिक दुविधाएं क्या हैं? फिर आपका है कि नैतिक जो मूल्य हैं उनसे जुड़े मुद्दे। इसके अलावा जो बहुत सारे हितधारक होते हैं तो इनकी पहचान कैसे होती है ना, कौन कौन से मूल्य और इनको किस रूप में लिखना चाहिए। कि नैतिक दुविधा है तो क्या हम डायरेक्टली एक सिर्फ 2 पॉइंट लिख दें? नहीं, उसमें किस तरीके से जो केस स्टडी है उसके साथ में उसको कनेक्ट किया जाता है, ये सब आता है। फिर जो मूल डिमांड होती है, मूल मांग, उसके साथ किस प्रकार से डील किया जाए, और अंततः निष्कर्ष कैसे लिखा जाए। तो अगर ये आप चाहते हैं कि इस तरीके का हम अलग से कोई वीडियो लेके आएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए हमने एक PYQ सीरीज़ शुरू की है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 वीडियो उसके अपलोड हो चुके हैं। तो देखिए, कुछ न्यूज़ हैं जो चर्चा में हैं कि जो मोदी और पुतिन है उनका डिस्कशन हुआ है, जो टैरिफ लगाया गया है। तो ये न्यूज़ है, ये अभी अंतिम नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसने IT बिल है उसको विड्रॉ कर लिया है। इसीलिए देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जो अंतिम नहीं है तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो अंतिम है चीज़, जो फाइनल हो चुकी है, उसी को हमें पढ़ना चाहिए। तो जैसे IT बिल अगर किसी ने बार बार पढ़ा हो, है ना, तो अब देखिए उसको क्या है, विड्रॉ कर लिया गया है, यानी अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। उत्तरकाशी में जो हुआ है तो उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी एक मामला आया है कि जो हाई कोर्ट के जज थे तो उनमें CGI के द्वारा कुछ कहा गया था, तो ये अपेक्स कोर्ट के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कुछ कहा गया था। तो ये न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बात यह है कि इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो देखिए, मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है? देखिए, एक क्या है, ये प्रशासनिक अधिकार है। सबसे पहले ये वर्ड याद रखना, प्रशासनिक अधिकार, यानी कोई न्यायिक अधिकार नहीं है ये। तो देखिए, मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस होता है, देखिए चीफ जस्टिस है कि वो आपका सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है और हाई कोर्ट का भी हो सकता है, याद रखना आपको। तो ये दोनों को प्राप्त होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट को। तो ये एक प्रशासनिक अधिकार है जो ये तय करते हैं कि कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट की किस पीठ को के पास जाएगा, या फिर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट की किस पीठ के पास जाएगा। तो इसका बात करते हैं कानूनी और संवैधानिक अधिकार क्या है। देखिए, संविधान में तो इस जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है उसका कोई उल्लेख नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि जो 145 है वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी कार्य प्रणाली व प्रक्रियाएं तय कर सकता है। हालांकि तो फिर इसमें आधार क्या है? तो देखिए, ऑर्डर 6 है, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल हैं 2013 के, वो इसमें अधिकार देते हैं CGI को। तो न्यायालय के जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें CGI को क्या बोला जाता है? फर्स्ट अमोंग इक्वल। तो याद रखना है, फर्स्ट अमोंग इक्वल क्या किसको माना जाता है? चीफ जस्टिस को। तो इसमें मुख्य कार्य क्या होते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में? कि ये तय करना कि कौन सा जो मामला है वो कौन सी बेंच सुनेगी, 2 जज, 3 जज, 5 जज या 9 जज, या फिर और। फिर है संवैधानिक पीठों का गठन करना। संवैधानिक पीठ कौन सी होती है? जिसमें कम से कम 5 जज हों, उसको संवैधानिक पीठ बोला जाता है। फिर है आपातकालीन या जनहित याचिकाएं हैं उनकी त्वरित सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन करना।
और अगर समान विषय हैं से जुड़े जो मामले हैं उनको एक साथ में जोड़ना। तो ये आपको याद रखना, मास्टर ऑफ द रोस्टर। इसके बाद में एक योजना शुरू की गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जो मेरिट है, मेरिट स्कीम, ये इसका स्वरूप है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यानी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर की मतलब 100% फंडिंग किससे? केंद्र के द्वारा, यानी ये केंद्र प्रायोजित नहीं है, केंद्र क्षेत्र की योजना है। तो इसको 5 साल के लिए शुरू किया गया, 2025-26 से लेकर 2029-30। कुल वित्त का प्रावधान ये हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आंकड़ा, बस इसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें 50% कौन देगा? आपका वर्ल्ड बैंक देगा। तो विश्व बैंक ऋण सहायता प्रदान करेगा। फिर बात करते हैं लाभार्थी संस्थाएं। तो इसमें लगभग 275 जो तकनीकी संस्थान हैं उनको शामिल किया जाएगा, 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निकल संस्थाएं, उनको लाभार्थी छात्र होंगे लगभग 7.5 लाख विद्यार्थी। लक्ष्य क्या है इसका? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, बहुविषयक शिक्षा है उसको प्रोत्साहित करना, तकनीक संस्थाएं वहाँ पे गुणवत्ता में सुधार करना। इसके अलावा जो इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन है उसको बढ़ावा देना, यानी उद्योग और अकादमिक सहयोग है उसको बढ़ावा देना। नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसका विकास करना। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, उसके जो उद्देश्य हैं उसी के अनुरूप है ये। तो ये शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बार बार बात की जाती है कि जो हमारा रोज़गार या स्किल प्रदान की जा रही है वो इंडस्ट्री के अनुकूल नहीं है। तो कौशल विकास और रोज़गार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री रेडी स्किल से क्या होगा? रोज़गार की क्षमता में वृद्धि होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जब मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी जो पहले हैं उनको मजबूती मिलने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चूँकि वर्ल्ड बैंक इसमें ऋण सहायता प्रदान कर रहा है, इससे क्या है कि जो तकनीकी सुधार है उसमें वैश्विक साझेदारी महत्वपूर्ण है। तो एक क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जो मेरिट योजना है उसका संबंध किससे है? तो कृषि अनुसंधान, तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान सुधार, तो ये सही है। इसके बाद में अगला है धारा 152, किसकी? भारतीय न्याय संहिता की, बीएनएस की। तो इसकी संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो बात करते हैं जो धारा 152 है। देखिए, पहले धारा 124A थी, याद कीजिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो काफ़ी चर्चा में रहती थी, जिसमें किसका प्रावधान है? राजद्रोह, सेडिशन का। तो इसमें क्या है कि सेडिशन जो राजद्रोह है उसको अपराध घोषित किया गया है। तो ये एक औपनिवेशिक काल का प्रावधान था। समय के साथ में क्या हुआ कि इसका जो दुरुपयोग है वो काफ़ी बढ़ गया, विशेषकर राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए। तो फिर 11 मई 2022 को क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो सभी लंबित राजद्रोह मामले हैं उनकी सुनवाई रोक देता है, और जो सरकार उसको कहता है कि इसके जो प्रावधान है उनकी समीक्षा करे और पुनर्विचार करे। 2023 में फिर जो आईपीसी है वो भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित की जाती है, और इसी में जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें एक नई धारा जोड़ दी जाती है, 152। तो 124A के स्थान पे क्या है अब? 152। तो इसी को लेके अब विवाद खड़ा हो गया है। तो देखिए, धारा 152 बीएनएस है, उसमें क्या प्रावधान है? उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि जानबूझ के, यानी जानते हुए, मौखिक या लिखित शब्दों में, संकेतों या दृश्य प्रतीकों से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों से, या फिर अन्य किसी भी तरीके से किसको बढ़ावा देता है? अलगाववाद को, सशस्त्र विद्रोह को और विध्वंसक गतिविधियों को भड़काता है या भड़काने का प्रयास करता है। सेकंड है अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। थर्ड है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, तो उसे आजीवन कारावास, अधिकतम 7 वर्ष का कारावास व जुर्माना हो सकता है। तो ये याद रखना, ये 3 आधार हैं। तो पहला है कि किसी प्रकार की गतिविधि उसके माध्यम से भड़का रहा है या भड़काने का प्रयास करता है, या फिर अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है। ये 3 आधार हैं। तो जिसके आधार पे उसको आजीवन कारावास या फिर अधिकतम 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है। फिर एक याचिका दायर की गई है इसके खिलाफ, एक सेवानिवृत्त सेनाधिकारी, यह नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
उनका तर्क क्या है, ये सबसे ज़रूरी है। उनका कहना है कि जो ये प्रावधान है वो औपनिवेशिक जो राजद्रोह कानून था, यानी धारा 124A है ना, उसी को क्या है, नया नाम दे दिया गया है। सिर्फ भाषा बदली गई है, इसकी मूल भावना है वो सेम है। यहाँ तक कि जो दायरा है उसको व्यापक और बनाया गया है। जैसे विध्वंसक गतिविधियाँ, अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहन और एकता व अखंडता को खतरे में डालना, ये ऐसे शब्द हैं जो काफ़ी अस्पष्ट और काफ़ी व्यापक हैं। तो इससे क्या है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 क्लोज 1 क्लोज A है ना, उस पर ये अनुचित प्रतिबंध लगाता है। तो बात करते हैं संवैधानिक बहस का केंद्र क्या है। तो देखिए समर्थन में क्या है कि ये आवश्यक क्यों है। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, एकता अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है, और जो अलगाववादी और हिंसक गतिविधियाँ उनकी रोकथाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके विपक्ष में क्या है कि अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत जो प्रावधान है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाता है। जो सबवर्जन है, सबवर्सिव जैसे जो शब्द हैं, उनकी कानूनी परिभाषा है वो काफ़ी अस्पष्ट है। यानी कि जो विध्वंसक गतिविधि जैसे वर्ड हैं, उनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी अस्पष्ट है, और असहमति व आलोचना को आपराधिक ठहराने का इसमें जोखिम बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी क्रीमिलियर इनकम सीलिंग। तो संसदीय समिति है, उस पर इसने कुछ सिफारिशें की हैं। तो देखिए भारत में जो ओबीसी हैं उनके लिए आरक्षण का लाभ केवल तभी मिलता है जब वो क्रीमिलियर में नहीं आते हैं। क्रीमिलियर क्या है, एक तरीके से आय सीमा है ना, कि इससे ऊपर होने के बाद उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो इसकी जो आय सीमा है वो समय समय पर बदलती रहती है। इसका होता क्या उद्देश्य है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ मिल सके। तो ये याद रखिएगा यहाँ से कि सितंबर 1993 के जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश हैं उसके अनुसार जो ये सीमा है वो हर 3 वर्ष में या उससे पहले संशोधित की जाएगी। तो याद रखना है। फिर है कि जो अंतिम संशोधन है वो 2017 में हुआ था, तो उसमें जो सीमा थी वो बढ़ा के 8 लाख कर दी गई थी। तो लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक इसको नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है। देखिए अनिवार्य नहीं है जो है कि 3 वर्ष में होना चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये है कि की जा सकती है। तो ताज़ा घटनाक्रम की बात करते हैं। तो रिपोर्ट पेश की गई है जो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याणकारी समिति है उसके द्वारा। तो उसमें क्रीमिलियर आय सीमा में संशोधन करने की सिफारिश की है। सिफारिश क्या है कि वर्तमान में जो 8 लाख रुपए है वो अपर्याप्त है। क्यों है अपर्याप्त? क्योंकि निचले आय समूह है उनकी मूल आय में वृद्धि हुई है। सेकंड, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो सीमा बढ़ाने से क्या होगा कि अधिक ओबीसी व्यक्ति हैं वो आरक्षण का लाभ मिलेगा उनको, और इससे उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन सरकार क्या कह रही है? तो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय उसका कहना है कि वर्तमान जो सीमा है उसको बढ़ाने का हमारा अभी कोई विचार नहीं है। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि जो मध्य प्रदेश है बालाघाट, वहाँ पे एक बाघ की मौत हुई है और फिर शव जलाने की कोई घटना हुई है। तो देखिए ये घटना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये है कि ये इनके लिए क्या प्रावधान है, और ये यूपीएससी प्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी इस प्रकार की चीज़ें आजकल काफ़ी पूछ रहा है। तो देखिए भारत है वहाँ पे बाघ है, एक क्या है इंडेंजर्ड स्पीसीज है IUCN रेड लिस्ट के अनुसार। भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। उसके तहत बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काफ़ी सख्त कानून और प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए बाघ की मौत होती है जब भी, तो चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर अवैध शिकार किया गया हो, तो वहाँ पे वन विभाग होता है, उसको ये निर्धारित वैज्ञानिक प्रक्रिया से जांच करनी होती है और पोस्टमार्टम करना होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं इसके कानूनी व प्रशासनिक पहलू की। देखिए जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ना, उसमें क्या है ये अनुसूची फर्स्ट में शामिल है, तो इसको विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो उसमें कहा गया है कि जैसे अनुसूची 1 जो प्रजातियाँ जैसे बाघ, तो उनकी मौत पे विस्तृत जांच की जाएगी और पंचनामा अनिवार्य है। शव को नष्ट करने से पहले उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्य संकलन भी जरूरी है। इसके अलावा जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके लिए भी एक SOP निर्धारित की गई है कि बाघ की मौत पर तुरंत रिपोर्टिंग, स्थल की सुरक्षा, वेटरनरी जांच और कैमरा ट्रैप साक्ष्य संकलन करना उनके लिए अनिवार्य है।
जो शव का दहन है वो केवल अनुमति व वैज्ञानिक निरीक्षण के बाद ही किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। अभी जो विवाद चल रहा है टेरिफ को लेके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी को हमने आज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा है। तो काफ़ी मतलब अच्छा आंसर लिखने का प्रयास किया हमने। और आप भी अगर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, है ना। ये जो मैंने दिया है, मैं कह रहा हूँ कि आप ये 100% की बजाय अगर आप 50% भी लिखते हैं तो भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रश्न क्या है, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ 1991 के बाद भारत की जो आर्थिक नीति रही है उसकी जो धारणा उसको चुनौती दी है, चर्चा कीजिए। फिर है साथ ही भारत को इस परिस्थिति में उठाने वाले नीतिगत कदम क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आपको करंट से जोड़ के इंट्रो लिखना है, दूसरा है कि भारत की जो आर्थिक नीति हैं वो कौन सी थी, उनको चुनौती कैसे मिल रही है। ठीक है, ये तीसरा पार्ट हो गया। इसके बाद है कि नीतिगत कदम क्या होने चाहिए। तो इसके 4 पार्ट हैं। तो देखिए इंट्रो कैसे शुरू कर सकते हैं आप। तो ये बता सकते हैं कि 1991 में भारत की आर्थिक नीति क्या थी। तो देखिए 1991 के जो आर्थिक सुधार थे उसमें निर्यात उन्मुख विकास रणनीति, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला उसमें एकीकरण और मुक्त व्यापार समझौते, इनको बढ़ावा देने पे जोर दिया गया था। लेकिन जो अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है वो इस धारणा पे सवाल उठाता है और जो प्रोटेक्शनिज्म है, संरक्षणवाद है, उसकी वापसी का संकेत देता है। तो बात करते हैं 1991 के बाद की जो आर्थिक नीति थी उसकी मुख्य धारणाएं क्या थी, जो हमारा पहला पार्ट है। तो देखिए मुक्त व्यापार की बात की गई, WTO आधारित नियम व्यवस्था की बात की गई। तो देशों के बीच टैरिफ व गैर टैरिफ बाधाओं का क्रमिक हटाना, ये इनका उद्देश्य था। फिर है निर्यात उन्मुख विकास करना। तो भारतीय जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर केंद्रित किया गया। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण करना, कच्चे माल से लेके जो भी तैयार उत्पाद हैं सभी में उत्पाद नेटवर्क का हिस्सा बनने का प्रयास किया गया। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो व्यापार समझौते हैं वो किए गए, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। तो ये बहुत सारे समझौते किए गए जिसके माध्यम से क्या है कि जो बाजार है उसका विस्तार किया गया। फिर स्थिर और अनुमानित व्यापार माहौल भी विकसित करने का प्रयास किया गया। तो इसमें नीति निर्माण का ये आधार ये मानना कि जो विकसित देश हैं वो अचानक ऊंचे टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे अभी USA ने लगा दिया है तो हमारा ये था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब बात करते हैं 50% जो टैरिफ है उससे क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारी धारणा है उसकी विपरीत कैसे है ये। तो देखिए इससे क्या है, जो संरक्षणवाद है उसका पुनर्विकास हो गया है, पुनरुत्थान हुआ है। तो विकसित देशों में घरेलू उद्योग संरक्षण के लिए उच्च टैरिफ का बढ़ता चलन, जैसे आपने USA और चीन के मामले में भी देखा था ऐसे। तो जैसे ट्रंप प्रशासन है इसके दौरान स्टील एल्यूमिनियम है इन पर टैरिफ बढ़ा है। निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी देखी गई है। तो देखिए जो भारतीय उत्पाद हैं वो अमेरिकी बाज़ार में अब महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टैरिफ बढ़ा दिया गया है। तो जिससे क्या है कि वहाँ पे जो निर्यात होता था भारत का वो घट जाएगा। जो WTO नियम है उन पे भी ये चुनौती पैदा करता है। तो देखिए WTO का जो विवाद निपटान प्रणाली है वो भी काफ़ी अब कमज़ोर हो चुकी है। तो उससे क्या है, जो अब कानूनी उपाय हैं वो भी सीमित होते जा रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो भारतीय उत्पाद अमेरिकी फर्मों के लिए इनपुट के रूप में काम करते थे उनकी मांग में भी अब गिरावट आ सकती है। नीतिगत अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए अचानक जो टैरिफ बदलाव किए गए हैं इससे जो निवेशक हैं उनका विश्वास कम हो सकता है। सेक्टर विशिष्ट झटका भी मिलेगा, जैसे गारमेंट है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स है, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो इनमें स्पेशली जो रोज़गार है उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो अब बात करते हैं कि भारत के लिए नीतिगत कदम क्या होना चाहिए। देखिए आप जब भी कोई सजेशन दे रहे हो तो वो आप अलग अलग आयाम में बांट के लिखिए। अगर आप पॉइंट्स लिख दिए तो वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं, बल्कि इस तरीके होना चाहिए कि जब भी कोई उपाय हो, जैसे कोई पॉलिसी के लिए हो या फिर भारत के आर्थिक सुधारों की बात हो, तो आप लिखिए कि A है अल्पकालिक, B है मध्यकालिक और C दीर्घकालिक। तो ये प्रयास इस तरीके से लिखेंगे तब ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारत के लिए क्या कदम होना चाहिए। तो अल्पकालिक में देखें तो यानी कि अभी तुरंत क्या करना चाहिए भारत को। तो भारत को करनी चाहिए कूटनीतिक वार्ता। देखिए ये जो कीवर्ड हैं ये आप लिख सकते हैं ना, और एग्ज़ाम में ये लिखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा कि कूटनीतिक वार्ता करना। तो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना, उससे टैरिफ में छूट या जो कोटा सिस्टम है उस पर समझौता किया जा सकता है। WTO में अपील कर सकता है भारत
है ना। यदि टेरिफ हैं वो WTO समझौते का उल्लंघन है तो जो WTO का विवाद समाधान तंत्र है उसका प्रयोग किया जा सकता है। हम वैकल्पिक जो बाज़ार हैं उनको तलाश सकते हैं, जैसे आसियान है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, वहाँ पे निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। निर्यात में सब्सिडी और रिबेट बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 योजनाएं, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और दूसरा रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज। तो ये 2 योजनाएं हैं जो निर्यात से संबंधित सब्सिडी या फिर रिबेट देते हैं। तो उन योजनाओं के तहत हम अतिरिक्त राहत प्रदान कर सकते हैं ताकि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े। तो ये तो अल्पकालिक हो गए, तो हम जस्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मध्यकालिक और दीर्घकालिक उपाय क्या हो सकते हैं। तो हमारा है कि निर्यात विविधीकरण करना। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ ही बाज़ारों पे सीमित रह जाएं, हमें ऐसे बाज़ार तो ढूंढने होंगे जो काफ़ी विविधतापूर्ण हो, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा देशों पे अपना बाज़ार को विस्तारित करना चाहिए। तो उत्पाद व बाज़ार दोनों में विविधता लाना महत्वपूर्ण है, किसी एक देश पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें वैल्यू एडिशन पे ध्यान देना चाहिए। हम क्या है कि मान लिया अभी कच्चा माल बेचते हैं, तो कच्चे माल के स्थान पे हमें क्या है कि हमें ऐसे उत्पाद भेजने चाहिए जो विनिर्मित हैं या फिर जिनकी वैल्यू उच्च है। तो हम प्राथमिक उत्पाद भेजने के स्थान पे जो उच्च तकनीक और डिजाइन आधारित उत्पाद हैं उनका निर्यात करें। आत्मनिर्भरता हासिल करें व घरेलू बाजार का सुदृढ़ीकरण करें। तो घरेलू खपत को बढ़ाया जा सकता है ताकि जो बाहरी झटके हैं उनका प्रभाव कम हो। नए व्यापार समझौते किए जा सकते हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो ये काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं भारत के लिए। वैश्विक गठबंधन में जो भूमिका है, जैसे G20 है, ब्रिक्स प्लस है, क्वाड है ना, यहाँ पे जो प्रोटेक्शनिज्म है उसके खिलाफ सामूहिक रुख अपनाया जा सकता है। लॉजिस्टिक और लागत सुधार किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन लागत है वो घट सके। तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। तो देखिए निष्कर्ष है वो आपका ज़्यादा विस्तारित नहीं होना चाहिए, 2 ही लाइन का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी प्रभावी हो। तो देखिए वैश्विक जो व्यापार व्यवस्था है अब स्थायी रूप से अनिश्चित हो रही है ना, विशेषकर प्रोटेक्शनिज्म जो बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए, व्यापार का विविधीकरण करना चाहिए और घरेलू क्षमता वर्धि है उसका जो त्रिस्तरीय दृष्टिकोण है ना, इसके माध्यम से वो इस चुनौती का सामना कर सकता है। अभी एक जो काफ़ी चर्चा में है क्लास 8 जो NCERT है उसमें एक मैप दिया गया था मराठा अम्पायर को लेके। तो यहाँ पे है कि क्या जो जैसलमेर था क्या वो मराठा अम्पायर का पार्ट था, और इसमें जो हिस्टोरियन है उनका क्या कहना है। तो देखिए जो हिस्टोरियन का व्यू है वो अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तब इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज GS के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। GS के लिए है जो मराठा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं पृष्ठभूमि की। मुग़ल सत्ता का पतन होता है, ये मेनली 18वीं सदी की जो शुरुआत होती है वहीं से। तो मराठाओं ने उत्तर भारत की ओर विस्तार करना शुरू किया था उस टाइम में। तो जो पेशवा बाजीराव प्रथम था उसके नेतृत्व में मराठाओं ने दिल्ली, पंजाब, बुंदेलखंड, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल और बिहार तक अपने सैन्य अभियान चलाए। लेकिन ये याद रखिए कि उन्होंने कोई प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया है। वो मेनली किस लिए जाते थे, ताकि वो आर्थिक कर वसूली कर सकें। मेन उद्देश्य उनका ये था, प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना उनका मुख्य रणनीति नहीं थी। जो मराठा साम्राज्य का जो स्वरूप था वो केंद्रीकृत नहीं था, संघीय प्रवृत्ति का था। किस प्रकार की संघीय प्रवृत्ति, यानी अलग अलग हिस्से बटे हुए थे। तो जिसमें क्या होता, विभिन्न जो सरदार होते थे जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले है ना, इनका नियंत्रण होता था। तो बात करते हैं मुख्य विवाद जो मैप पे कंट्रोवर्सी चल रही है। तो NCERT क्लास 8 है उसके नक्शे में 1759 का जो मराठा साम्राज्य है उसमें दिखाया गया है कि जो जैसलमेर है वो मराठा सीमा के अंतर्गत था। तो जो पूर्व राजघराना जैसलमेर के चेतन राज सिंह, तो ये देखिए याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना सा है कि वो कह रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो अब इतिहासकारों की राय क्या है, तो ये GS के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं मराठा विस्तार की प्रकृति की बात करें तो देखिए जो स्टीवर्ट गॉर्डन है उनका कहना है कि मराठा सेनाएं राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, बिहार तक गई, लेकिन उन्होंने स्थानीय सत्ता को उखाड़कर प्रत्येक शासन स्थापित नहीं किया। ज़्यादातर उनका ध्यान किस पे था, कर वसूली पे।
फिर एक राहुल मागर हैं, उनका कहना है कि आर्थिक कर वसूली का मतलब ये नहीं है कि वो राजनीतिक सत्ता भी थी। कई राज्यों ने केवल आर्थिक समझौते किए, राजनीतिक अधीनता स्वीकार नहीं की। दिलबाग सिंह है जेएनयू के, वो भी कह रहे हैं कि कोई भी जो राजपूत राज्य है वो सीधे मराठा शासन के अधीन नहीं था। जैसलमेर और जो बीकानेर हैं पर मराठों ने हमला ही नहीं किया है, तो वो फिर उसका हिस्सा कैसे हो सकते हैं। फिर एक एएमयू के हैं बीएल बदानी, उनका कहना है कि जैसलमेर कभी मराठा करदाता राज्य रहा ही नहीं है, नक्शा ऐतिहासिक रूप से ही गलत है। फिर बात करते हैं प्रशासनिक नियंत्रण की सीमाएं, तो गॉर्डन है, उनका क्या कहना है कि 1750 के दशक में जो मराठा सेनाएं हैं वो राजस्थान में हर साल कर वसूली के लिए जाती, लेकिन जैसे ही सेना लौटती तो वहाँ के जो स्थानीय शासक होते थे वो मराठा प्रतिनिधि को निकाल देते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की मनीषा चौधरी, उनका कहना है कि यहाँ तक कि जो आमेर जयपुर हैं वो भी नियमित रूप से करने ही देते थे, केवल या तो उपहार या फिर नजर भेजना अधीनता का प्रमाण नहीं है। रिचर्ड ईटन कहते हैं कि मराठा शासन है वो 1730 से 1750 के मध्य भारत में भी है ना पेच और इरेगुलर था। कुछ एक क्षेत्र प्रत्येक प्रशासन में थे, कुछ केवल नाम मात्र का नियंत्रण था। तो यहाँ पे बात आती है साम्राज्य की परिभाषा और नक्शे की समस्या। तो देखिए आधुनिक राज्य की जो अवधारणा है उसको अतीत पर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मराठा साम्राज्य का जो विस्तार है वो प्रभाव क्षेत्र के रूप में दिखाया जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में जैसे सीमाएं निर्धारित करते हैं वैसे नहीं। तो एक हो गया सीमाएं निर्धारित करना, एक होता प्रभाव क्षेत्र। तो प्रभाव क्षेत्र हो सकता है ज़्यादा हो, है ना, इतने एरिया में हो, लेकिन जो राजनीतिक सीमा वो इतनी सी हो। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र हैं, तो इस रूप में देखा जाना चाहिए कि जो या तो सिर्फ डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण उनका हो वहाँ पे। फिर आता है करदाता राज्य, फिर अस्थायी रूप से कब्जाए गए क्षेत्र, और फिर प्रभाव वाले लेकिन स्वतंत्र क्षेत्र। तो ये सब अलग अलग दिखाया जाना चाहिए, अलग अलग कलर में। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है कि सभी क्षेत्र को एक ही कलर में दिखा दिया गया है। तो जो एक राहुल मागरा, उनका कहना है कि नक्शे में जो विभिन्न रंग हैं उसके माध्यम से इसको भेद को दिखाया जाना चाहिए, न कि एक रंग में पूरे क्षेत्र साम्राज्य को बता देना। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।